गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका, बहुत बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं मिशन कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और हम आज फिर से एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है मित्रों, आपके मौलिक अधिकारों के संबंध में एक मुद्दा निकल के आता है। हमने जब अनुच्छेद 13 पढ़ा, अनुच्छेद 13 में देखा कि संसद कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को कम करती हो या मौलिक अधिकारों को समाप्त करती हो। तो इस तरीके का प्रावधान जो था उसी के संदर्भ में एक नया मुद्दा निकल के आता है हमारे सामने। क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती, उसके संबंध में बहुत सारे वाद सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए। और सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उसका किस प्रकार की प्रतिक्रिया मौलिक अधिकारों के संदर्भ में रही है, उन सब का आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए मित्रों, करते हैं हम शुरुआत। देखिए, हम बात करते हैं मित्रों, इससे पहले हम देख चुके थे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12 और फिर से हमारे सामने एक मुद्दा निकल के आता है। जैसा कि हमने गोलकनाथ वाद 1967 का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसके बारे में पढ़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 13(2), ठीक है, 13(2) का जो आधार है, तो न्यायालय 13(2) के आधार पर संविधान संशोधन के लिए जो पारित की गई जो विधियां हैं, ठीक है, उसमें उनका पुनः अवलोकन कर सकता है, पुनः निरीक्षण कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पुनः निरीक्षण, पुनरावलोकन की शक्ति भारतीय न्यायपालिका के पास प्राप्त है। वो चाहे तो किसी भी कानून का क्या कर सकती है, पुनः अवलोकन कर सकती है, अपने दिए हुए निर्णय को भी बदल सकती है। तो यहाँ पर ये देखा गया, पुनः अवलोकन कर सकता है। और यदि पुनः अवलोकन के दौरान जैसे ही उस विधि का निरीक्षण किया जाता है, पुनः निरीक्षण किया जाता है, पुनः अवलोकन किया जाता है और कोर्ट को यह देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है कि जो संशोधन किया गया है वो मूल अधिकारों के विरुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका, मित्रों मैं आपको बता दूं, उस विधि को, उस कानून को अवैध करार दे सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो इसी संदर्भ में एक मुद्दा हमारे सामने निकल के आता है और वो मुद्दा है मौलिक अधिकार संशोधनीय है अथवा नहीं। तो इसके संदर्भ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, और जो हुआ है मित्रों 1951। और इसी के तहत, प्रथम संविधान संशोधन के तहत आपको बता दूं मैं, 9वीं अनुसूची को, कौन सी अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया था। क्योंकि जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो मूल संविधान में हम बात करें तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। मगर प्रथम संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, नवी अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, जो कि एक तरीके से भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण जैसे मामलों से संबंधित थी। तो यहाँ देखिए, प्रथम संविधान संशोधन नियम 1951 के तहत क्या प्रावधान किए गए, किन अनुच्छेदों को भारतीय संविधान के अंतर्गत इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया, देखिए चर्चा करते हैं। तो देखिए, इस संशोधन के तहत देखिए संविधान में अनुच्छेद 31 का या फिर अनुच्छेद 31A इसको बोला जा सकता है, और अनुच्छेद 31 ख इसको हम बोल सकते हैं अनुच्छेद 31V। ये दो अनुच्छेद भारतीय संविधान में क्या किए गए, जोड़े गए। अब देखिए दोनों के संदर्भ में प्रावधान क्या था। प्रावधानों की बात करें, अनुच्छेद 31 का यानी अनुच्छेद 31A की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा है, देखिए, इसके अनुसार भूमि सुधार और सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ अन्य विषयों के लिए बनाई गई विधियों को, ठीक है, यानी भूमि सुधार के लिए कोई कानून बनाए गए हैं या फिर सामाजिक न्याय के लिए बनाई गई कोई विधि है, तो उन विधियों के लिए इस आधार पर हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते कि भाई वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का क्या करते हो, उल्लंघन। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है, ठीक है, यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ठीक है। और अनुच्छेद 19
व्यक्ति को 7 प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जिसके अंतर्गत एक स्वतंत्रता संपत्ति अर्जित करने की, ठीक है, स्वतंत्रता थी। उसे मैं आपको बता दूं कि 44वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किया गया 1979, ठीक है। इसके अंतर्गत संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी, संपत्ति ग्रहण करने की, अर्जित करने की, खर्च करने की जो स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मेंशन की हुई थी, उसका क्या कर दिया गया, विलोपन कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में 19 में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है, जबकि पहले कितने प्रकार की स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त थी 19 के तहत? वो थी मित्रों 7 प्रकार की स्वतंत्रता। तो ये तो बेसिक सी बात थी, मगर यहाँ प्रावधान ये था अनुच्छेद 31 के में कि अगर सरकार भूमि सुधार के लिए या फिर सामाजिक न्याय व्यवस्था के संचालन हेतु किसी प्रकार की कोई विधि बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि वे मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का क्या करती है, उल्लंघन करती है। आपको पता है, जब प्राचीन काल में या कुछ समय पहले की अगर हम बात करते हैं, जैसे भारतीय संविधान बना उससे पहले कुछ जमींदार लोग थे, उनकी जमीन पर बहुत सारे किसान क्या किया करते थे, खेती किया करते थे। तो उसके संदर्भ में इंदिरा गांधी सरकार ने सोचा कि जो लोग काफी लंबे समय से किसी एक भूमि पर खेती कर रहे हैं, तो इन्होंने एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, समानता समाज में स्थापित करने के लिए, आर्थिक रूप से लोगों को समानता, आर्थिक रूप से लोगों के मध्य समानता स्थापित की जा सके, उसकी वजह से भूमि सुधार, संपत्ति से संबंधित जो भी सुधार के मामले थे वो इंदिरा गांधी सरकार लेके आई थी। तो वही ये मामला है। इसमें यह कहा गया है अनुच्छेद 31 के में कि भूमि सुधार कानूनों को अगर लागू करना है, सामाजिक न्याय के लिए कोई कार्य करना है, उससे संबंधित अगर कोई विधि बनाई जाती है, तो उसे न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का क्या करे, उल्लंघन करे। तो ये बात है अनुच्छेद 31 का के अंतर्गत ये प्रावधान था। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 31 खा की, ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसमें कहा गया यदि कोई अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, याद रखना अनुच्छेद 31 के ये प्रावधान करता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया है, तो उसे, उस अधिनियम को संविधान के भाग 3 में, ठीक है, भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का। तो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह है कि अगर संसद के द्वारा कोई विधि बनाई गई है भूमि सुधार से संबंधित और उसे अगर 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है, तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है उसको आधार बना करके ऐसी विधि को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। फिर से देख लो अनुच्छेद 31 के क्या कहता है, क्या कहा है? यदि कोई अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है, तो ऐसे अधिनियम को संविधान के भाग 3 में, और भाग 3 में आपको पता है क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कोई प्रावधान, कोई अधिनियम 9वीं अनुसूची में शामिल किया है और 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद वो किसी प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है भाग 3 के अंतर्गत, तो भी हम उसे अवैध घोषित करार नहीं दे सकते, ठीक है, उसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 31 ख में। आगे चलते हैं, आगे करते हैं बात। आगे देखिए, सबसे पहले जो वाद सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत दायर किया गया वो था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद, जो 1951 में, ठीक है, लाया गया। और इस वाद में प्रथम संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई। यानी कि प्रथम संविधान संशोधन, यानी कि जो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई, उसके अंतर्गत जो प्रावधान अनुच्छेद 31 का और अनुच्छेद 31 ख के अंतर्गत किए गए, उसे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत क्या दी गई? चुनौती दी गई। क्यों दी गई?
देखिए, सरकार ने जो प्रावधान किया था उससे जो बहुत सारे जमींदार लोग थे, जो बहुत ज्यादा एक तरीके से प्रॉपर्टी वाले लोग थे, तो वो उन्होंने मौलिक अधिकारों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की याचिका लगाई कि संपत्ति का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को इस तरीके से संशोधित नहीं किया जा सकता, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखो, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिया कि अनुच्छेद 13(2) क्लोज 2 के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो संविधान के भाग 3 में क्या है, उल्लिखित मौलिक अधिकारों को छीनती है या सीमित करती। जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने हवाला दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 क्लोज 2 में स्पष्टली लिखा है कि संसद या राज्य की अगर बात करें तो वो कोई भी इस प्रकार की विधि नहीं बना सकती जो भाग 3 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कम करती है या फिर उनको समाप्त करती है। और आपको पता है कि मूल संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक तरीके से मौलिक अधिकारों की श्रेणी में था। वो अलग बात है कि बाद में उसे संशोधित करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, देखते हैं। इसलिए अनुच्छेद 368 के अनुसार बनाई गई विधि भी एक प्रकार की विधि है। तो याद रखना, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951, इसमें एक आ गया कि साधारण बहुमत से बनाई गई विधि भी एक तरीके से विधि के अंतर्गत आती है। तो जब संसद अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करती है तो वो भी एक प्रकार से क्या है, विधि है। तो जब अगर संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसको अगर विधि माना जाएगा तो आप देख लीजिए कि अनुच्छेद 13(2) क्लोज 2 क्या कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को क्या करते हो, उल्लंघन करती हो, मौलिक अधिकारों को समाप्त करती हो, मौलिक अधिकारों को सीमित करती हो। ठीक है, तो यहाँ पर यह हवाला दिया गया। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में, ठीक है, क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत बनाई गई विधि भी एक प्रकार की कोई क्या है, विधि है और इसके तहत मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की अपील को क्या कर दिया, खारिज कर दिया और निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जा सकता है। तो वह अनुच्छेद 13 क्लोज 2 के अधीन विधि नहीं माना जाएगा। अर्थात क्या कह सकते हैं, मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकार क्या है, संशोधनीय है। कहने का मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर से समझें, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951, याचिकाकर्ता कौन, क्योंकि सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किए तो बहुत सारे लोगों की जो जमीन थी, जिन पर बहुत सारे किसान काफी लंबे समय तक खेती कर रहे थे, उनको उन्हीं किसानों के नाम कर दिया गया। इस वजह से जो बड़े एक तरीके से अगर हम ये कह सकते हैं कि जो जमींदार लोग थे वो अपने मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की और उस याचिका को नाम दिया जाता है आपके शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद। और उसमें उन्होंने हवाला दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद जो कोई कानून बनाती है वो भी विधि के अंतर्गत आता है। इसलिए अनुच्छेद 13(2) का वो क्या करता है, उल्लंघन करता है, क्योंकि स्पष्टली अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि संसद या राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करे या समाप्त करे। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, उनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया और स्पष्टली उन्होंने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन किया जाता है, कोई भी विधि पारित की जाती है तो उसे हम विधि के अंतर्गत शामिल नहीं करते हैं, या तो यह कहा जा सकता है कि वो अनुच्छेद 13 क्लोज 2 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए संसद चाहे तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 368 के तहत बनाई गई विधि से क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो ये कहा गया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में। तो कहने का मतलब शंकरी प्रसाद भारत संघवाद में क्या कहा गया, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर एक नया बात वो था सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 1965 में। इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने
अपनी पीठ के 3:2 के बहुमत से, 5 व्यक्तियों की एक खंडपीठ बैठी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 3 व्यक्तियों ने पक्ष में मत दिए हैं और 2 व्यक्तियों ने विपक्ष में, तो 3:2 के बहुमत से शंकरी प्रसाद मामले में दिए गए निर्णय को क्या मान लिया, उचित मान लिया, यानी कि सही ठहराया, वैध ठहराया, और इसके अनुसार क्या किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो याद रखना, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 और सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 1965 दोनों का एक ही निर्णय है, और वो निर्णय क्या है कि मौलिक अधिकारों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। फिर से एक बात नया निकल के आता है, और वो बात है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967, और इसके अंतर्गत देखो 11 न्यायाधीशों की एक पीठ, एक ब्रांच बिठाई गई, जिसमें 6:5 से न्यायाधीशों के बहुमत से, 6:5 के न्यायाधीशों के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत भी संसद मौलिक अधिकारों को कम या छीन नहीं सकती, कम भी नहीं कर सकती, ना ही उनको समाप्त कर सकती है। तो कहने का मतलब, पहले के जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद और सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद में जो निर्णय दिया था कि मौलिक अधिकारों में संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, उसको पलट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत भी मौलिक अधिकारों में संसद क्या नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती, यानी कि मौलिक अधिकार संशोधनीय नहीं है। याद रख लेना भैया, ठीक है। तो अब हम देखें कौन कौन सी चीज हमने देखी। एक तो अगर हम बात करते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद की, और एक बात करते हैं सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद की, तो ये दोनों में तो ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत उसे संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, तो वो संविधान के किसी भी भाग में, यानी कि भाग 3 मौलिक अधिकारों में भी क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। परंतु तीसरा बात, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के दिए हुए निर्णय को बदल दिया और कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत भी संसद मौलिक अधिकारों को ना तो कम कर सकती है, ना ही वो छीन सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों में संसद क्या नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सरकार ने क्या किया। इस प्रकार की जब सरकार के मध्य और सुप्रीम कोर्ट के मध्य ये जो वाद विवाद की स्थिति बनी रही, तो फिर से सरकार ने देखिए 25वां संविधान संशोधन 1971 लेके आई सरकार, और ये भी समय है, देखिए उस समय इंदिरा गांधी सरकार थी, और इस संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया, यदि संसद अनुच्छेद 39 खा, ठीक है 39 खा, ये है नीति निर्देशक तत्वों की बात। किसकी बात है, नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, नीति निर्देशक तत्वों की। और नीति निर्देशक तत्वों को एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य को एक कल्याणकारी बनाने के लिए ही संविधान में शामिल किए गए हैं। राज्य इनको लागू करने के लिए अगर चाहे तो समाज के हित में मौलिक अधिकारों में कुछ फेरबदल कर सके। तो देखिए इसमें प्रावधान किया गया कि यदि संसद अनुच्छेद 39 ख और 39 क्लोज ग को प्रभावी बनाने के लिए कोई कानून बनाती है, कोई विधि बनाती है, तो उसे इस आधार पर अवैध नहीं ठहरा सकते कि वे अनुच्छेद 14, ठीक, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में जो प्रावधान दिए गए हैं, जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उनको सीमित करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जैसे ही 25वां संविधान संशोधन 1971 में सरकार लेके आई और उस संशोधन में प्रावधान कर दिया गया कि कोई नीति निर्देशक तत्वों को समाज कल्याण की दृष्टि से अगर लागू किया जाता है जिसमें सभी लोगों का हित छिपा है, ठीक है, तो उसे इस आधार पर अवैध घोषित नहीं कर सकते कि वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में उल्लेखित प्रावधानों का क्या करे, उल्लंघन करे। ठीक है, तो ये देख लिया अपने 25वां संविधान संशोधन क्या है। और इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 31 ग, ठीक है, ये भी शामिल किया गया, ये याद रख लेना।
इसी के तहत ये प्रावधान है अनुच्छेद 31 क्लोज ग के तहत, या फिर हम इसे कह सकते हैं अनुच्छेद 31 क्लोज सी। ठीक है, तो ये जोड़ा गया है 25वें संविधान संशोधन 1971 के तहत। और इसी अनुच्छेद 31 क्लोज सी में ये कहा गया है कि संसद अगर अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 ग को अगर प्रभावी बनाती है तो वो किसी भी प्रकार से अवैध नहीं माना जाएगा। उसमें यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 का क्या करता हो, उल्लंघन करता हो। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे हम पढ़ेंगे और वो है केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य 1973। 24 अप्रैल को इसका एक ऐतिहासिक डिसीजन आया और इस बात में देखो 13 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ बिठाई गई और उसमें 7:6 से न्यायाधीशों ने अपना निर्णय सुनाया और कहा कि जो 24वां संविधान संशोधन था वो वैध है। कहने का मतलब संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये जो केशवानंद भारती बात था, इसमें सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टली कहा कि संसद चाहे तो अनुच्छेद 368 के तहत, तो यही प्रावधान अनुच्छेद वो संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में लेके आए थे उसमें था, तो इसी का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत कोई विधि बनाती है तो उसके द्वारा अगर मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मगर साथ में क्या कहा, साथ में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात, महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है संविधान के, परंतु संविधान के मूल ढांचे को छेड़े बिना, संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं करती, यानी कि उनके बुनियादी ढांचे में, आधारभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बुनियादी ढांचे की अवधारणा या फिर संविधान के मौलिक ढांचे की अवधारणा, मूलभूत ढांचे की अवधारणा का जो प्रावधान है वो किस वाद में हमारे सामने निकल कर आया, तो वो वाद था केशवानंद भारती वाद बनाम केरल राज्य 1973 और ये डिसीजन था 24 अप्रैल का। ठीक है, कोर्ट का, कोर्ट ने सीधा कहा, क्या कहा कि भाई जो संसद है वो अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में अगर संशोधन करे, यानी 368 के तहत अगर किसी प्रकार की विधि बनाती है तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बना सकती है, परंतु संसद उसके आधारभूत ढांचे यानी कि मूलभूत ढांचा जो है इसका, संविधान का, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। अब यहाँ एक प्रश्न उठकर आता है हमारे सामने कि मूलभूत ढांचा होता कौन है, होता क्या है, सॉरी। ठीक है, तो मूलभूत ढांचे का जो प्रावधान है, क्या संविधान में पहले से ये शब्द उल्लेखित था? तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि संविधान में इस प्रकार का कोई भी वर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का ऐसा शब्द संविधान के अंतर्गत नहीं है। समय समय पर हमारा सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि कौन सी विषय वस्तु संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत आती है। ठीक है, कौन तय करता है? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को बार बार विधियों की व्याख्या करने, यानी कि जो भी विधि, नियम, कानून जो बनाए गए हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार है। तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार कौन विषय वस्तु संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत शामिल होगी या नहीं होगी, ये खुद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, ये याद रखना। चलिए, इसके बाद देखिए भारतीय संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, वो है अमेंडमेंट 42 1976 जो 3 जनवरी 1977 को लागू होता है। एक तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के, विशेष प्रकार के बहुत सारे संशोधन संविधान में किए गए थे एक तरीके से। तो इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ये याद रख लेना। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान हुआ? अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़े गए, तो याद रख लेना। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद को देता है, उसमें 2 खंड जोड़े गए, खंड 4 और खंड 5, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत यह प्रावधान था, क्या प्रावधान था कि संविधान संशोधन को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। 42वें संविधान संशोधन में जो महत्वपूर्ण बात है, अनुच्छेद 368 में 2 खंड और जोड़े गए, खंड 4 और खंड 5,
और प्रावधान क्या कर दिया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी विधि, जो भी कानून बनाए गए हैं संसद के द्वारा, उसे किसी भी तरीके से न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इसमें कहा गया। देखिए अनुच्छेद 368(5) क्या कहता है, इसके तहत ये प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि संसद की संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है, ठीक है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो कि उसे अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त है, अनुच्छेद 368 क्लॉज 5 के तहत प्राप्त है, वो एक तरीके से उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो ये तो था अनुच्छेद अमेंडमेंट 42। और अब चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे लास्ट में जो बात मौलिक अधिकारों के संबंध में निकल कर आता है, और ये याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, मिनर्वा मिल्स वाद बनाम भारत संघवाद, और ये 1918 का है, ठीक है, 1980 का है। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 व खंड 5 को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि वह संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति देकर न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्या करते हैं, विनाश करते हैं। जबकि पहले ही केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संसद संविधान के मूलभूत ढांचे पर किसी भी प्रकार से उसको प्रभावित नहीं कर सकती। तो जबकि न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो संविधान के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत शामिल है। फिर से सुन लो, मिनर्वा मिल्स वाद बनाम भारत संघवाद 1980 क्या कहता है, इसमें प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से जो अनुच्छेद 368 के खंड 4 और खंड 5 में इस आधार पर अवैध घोषित किया कि जो हम किसी भी प्रकार का जो संसद द्वारा संविधान में संशोधन किया गया है उसे एक तरीके से असीमित नहीं मान सकते, यानी कि उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, उसका भी न्याय पुनरीक्षण किया जा सकता है। जबकि खंड 4 और खंड 5 में स्पष्टली क्या कहा गया था 42वें संविधान संशोधन करके कि उसे किसी भी प्रकार के न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, संसद की 368 के तहत जो विधि बनाई जाती है वो शक्ति एक तरीके से असीमित है। तो इस जो प्रावधान था इस प्रकार का, उसको मिनर्वा मिल्स वाद में क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। ठीक है, और मौलिक अधिकारों के संशोधन के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है वो देख सकते हैं। क्या है, देखो, संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परंतु किसमें, मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, ये याद रखना। दूसरा क्या है, मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव किससे होंगे, विशेष बहुमत से ही होंगे। ठीक है, तीसरा, यदि मौलिक अधिकारों में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन करके उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो 3 चीज वर्तमान में निकल के आई। तो अब आपसे पूछा जाए क्या संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, तो यस, संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के संबंध में संविधान के मूलभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। यदि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कोई मूलभूत ढांचे की विषय वस्तु निकल के आती है तो संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती, और जो भी संशोधन मौलिक अधिकारों में किए जाएंगे वो साधारण बहुमत से नहीं होंगे, किससे होंगे, विशेष बहुमत से। ठीक है मित्रों, तो हमने इस प्रकार से देखा क्या संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है या नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।